कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को चिंताजनक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि टीकाकरण की गति तेज करने की जरूरत है ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन पर परीक्षा रूप में हवाला देते हुए कहा कि इस पर कहीं ना कहीं चिंता जतानी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कृपया ध्यान रखें अपना, क्योंकि भारत सरकार बेचैनी में व्यस्त है। गौरतलब है कि एक दिन में कोविड-19 के 46,164 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,25,58,530 हो गई है। वहीं उपचार करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 3,33,725 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से 607 और लोगों की मौत हो चुकी है और मृतक संख्या बढ़कर अब 4,36,365 हो गई है। देश में अभी 3,33,725 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 11,398 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने का राष्ट्रीय दर 97.63% है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीधी तौर पर सरकार के मौद्रीकरण पाइपलाइन की जो योजना है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। और क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सच है कि कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर के राहुल गांधी एक बार फिर से शायद सरकार को चेताने का प्रयास करें। उनकी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार इस समय बेचने में व्यस्त हो रखी है, क्योंकि आपको बता दें कि आप जब राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर्स है जिनकी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को किराए पर कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा, जिससे 6 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा जो है सरकार ने अभी तक बताया है कि इससे हमें 6 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। जिस पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि अभी सरकार जो है वो बेचने में व्यस्त है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही रत्नाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। पहला सवाल जो है मैं आज कांग्रेस से लूंगी। रत्नाकर जी, क्या कहेंगे आप? कोविड को लेकर के राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार इस समय बेचने में व्यस्त हो रखी है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपना ध्यान खुद रखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार लोगों की चिंता नहीं करके सिर्फ सरकारी खजाने भरने का काम कर रही है, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, तो इस समय विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पे सरकार की कमियों को गिनाए और जनता को यह चेताए कि सरकार जो है या जनता के प्रति लापरवाह हो गई है और वो अपनी सुरक्षा और अपना ध्यान खुद रखे। देखिए, राहुल गांधी जी ने पहली लहर में भी इस सरकार को चिताया था और कहा था कि ये लहर आने वाली है, आप सतर्क रहिए, आप सारी सुविधाओं को इकट्ठा कर लीजिए, हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर कर लीजिए। राहुल गांधी ने पहली लहर में भी चिताया था, लेकिन इस सरकार, मोदी सरकार ने उस समय भी राहुल गांधी जी की बातों का ध्यान नहीं दिया। इन्होंने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार गिराने में और अपनी सरकार बनाने में व्यस्त थे। तो पहली लहर में भी हंसरा आपने देखा किस तरह से लोग जान माल का नुकसान हुआ, कितना भारी। दूसरी लहर में भी राहुल गांधी जी ने इनको चेताया कि देखिए दूसरी लहर भी आने वाली है और पहली लहर से ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ने जरा भी संज्ञान नहीं लिया और 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त रही। और आपने नतीजा पूरे देश ने देखा कि किस तरह से लाखों की संख्या में लोग जो है वो कोविड की वजह से मर गए। और यह कुंभ का आयोजन भी इस सरकार ने कराया दूसरी लहर में, जो एक गलत निर्णय था इस सरकार का। तो ऐसे ही तीसरी लहर में भी राहुल गांधी जी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने तीसरी लहर में भी चेताया है, लेकिन तीसरी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा जो कर रही है, जहां पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और यह बेपरवाह सरकार खुद जो कहती है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आज वह जन आशीर्वाद यात्रा जो पूरे देश में निकाल रही है, उनको लोगों की चिंता नहीं है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कल का ही आंकड़ा ले लीजिए, 46,000 केस पूरे देश में आए थे, तो यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन लापरवाह सरकार, बेपरवाह सरकार, जनता के प्रति जो है जो संजीदगी नहीं है इनके अंदर,
वह इसी सरकार जो है जन आशीर्वाद यात्रा करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और चुनाव में कैसे विजय हासिल किया जाए, सत्ता पे कैसे काबिज रहा जाए, सिर्फ यही इनका देखना है। जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि राहुल गांधी का सीधी तौर पर कहना है कि सरकार बेचने में क्योंकि व्यस्त हो रखी है, तो आम नागरिकों को अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि सरकार को इस समय चिंता नहीं है कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो लोग समाज में एक अच्छे उदाहरण होते हैं, इसमें से राहुल गांधी जी भी आते हैं। राहुल गांधी जी स्वयं वायनाड के सांसद भी हैं। उनको अगर किसी भी बातों को रखना चाहिए तो उसमें वास्तविकता और तथ्य के साथ रखना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो रटे रटाई स्क्रिप्ट पे केवल चर्चा करने पे ध्यान दे रहे थे। कितने तेजी से वो बोल रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो रट कर बैठे हैं और उनको बस यही बोल देना है। अब मैं उनके एक एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात यह, जब लोग मरे कोविड को लेकर, तो हमारी सरकार ने, संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि आप तीखे प्रश्न कीजिए, सरकार से उत्तर लीजिए। पर इन्होंने क्या किया, इस जवाबदेही से बचते हुए इन्होंने पेगासस के मुद्दे को ज्यादा अहमियत दी। जबकि देश में जो घटना घटी थी, जो लोगों ने अपने लोगों को खोया, उसको लेकर सरकार को जवाब मांगना चाहिए था। ये विपक्ष उस समय अपने कर्तव्य से दूर हो गए। दूसरी बात, जो ये चुनाव कराने की बात कर रहे थे, तो वो चुनाव के वक्त वो कहाँ थे? क्या वो उसमें सम्मिलित नहीं थे? क्या वो घूम घूम कर प्रचार नहीं कर रहे थे? क्या वो अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर नहीं थे? अगर वो नहीं रहते तब मैं मानता कि वहां सरकार गलत थी। लेकिन जो भी फैसला लिया जाता है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? शायद अगर आप चुनाव कराएंगे और अगर वो नहीं लड़ेंगे, चलिए मैं मानती हूँ कि विपक्ष नैतिकता के नाते नहीं भी लड़ता, तो आप निर्विरोध न चुन जाते, लोकतंत्र यहीं समाप्त हो जाता। एक शब्द कहना है। जी रत्नाकर जी कहिएगा। जी, जैसा कि राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि इनको विपक्ष को रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए। इनको जानकारी नहीं है, ये आप भूल गए हैं कि बंगाल के चुनाव के दरमियान जब कोविड जब पीक पे हो गया था, तो हमने खुद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास गए हम लोग, और हमने कहा कि इस चुनाव को एक साथ एक दिन और जितना जल्दी हो सके करके इसको खत्म करिए। लेकिन चुनाव आयोग जो है या मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका था। उसने फेज वाइज चुनाव कराए और नतीजा देखा कि किस तरह से लाखों लोग मर गए। तो यह राहुल आनंद जी को याद नहीं है कि विपक्ष ने किस तरह से इस चुनाव को एक ही साथ, जवाब दीजिएगा राहुल आनंद जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बिना चुनाव के। ठीक है, जवाब ले लिया मैंने आपका। राहुल आनंद जी बात पूरी करिए और जवाब इसका भी दीजिएगा। मुझे जवाब दे दीजिए। मेरा चल रहा था, रत्नाकर जी आ गए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने एक बात कहा था कि इज इट पॉसिबल। मैं कहता हूँ इट्स नॉट पॉसिबल, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर द पार्टी, दिस इज योर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू इलेक्ट द इलेक्शन। लेकिन दल की अगर बात करोगे तो चुनाव आयोग इसका सारा रूपरेखा तैयार किया था, उसे जैसा समझ आया उसने कहा। और जहां तक रत्नाकर भाई ने एक बात कही कि कांग्रेस गई थी, तो वो तब गई थी, वो रण छोड़कर चली गई थी। जब लास्ट में उनको लगा कि मैं अब कहीं नहीं हूँ वेस्ट बंगाल में, तो वो रण छोड़कर चले गए। 5 राज्यों में वेस्ट बंगाल नहीं क्यों गिन रहे सर? हमने तो सारे राज्यों के लिए मांग किया था। खुद राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज रहते हैं। वो कभी कहते हैं लॉकडाउन लगना चाहिए, फिर कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए, फिर कहते हैं लग ही जाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की बात अगर कोई समाज का सुधारक, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है, तो जाहिर सी बात है कि जनता उसको नजरअंदाज करेगी उसकी बातों को। लेकिन उन्होंने नहीं, लेकिन राहुल आनंद जी, सरकार उन्हें नजरअंदाज करे ये तो वाजिब बात नहीं है ना। विपक्ष एक बड़े नेता है राहुल गांधी, और अभी तक, रुक जाइए, अभी तक 2 बार कोविड के मामलों पर उनकी की हुई बातें सही साबित भी हुई हैं। तो चेतावनी के तौर पर तो किसी भी नेता की बात को स्वीकार किया जा सकता है। एक स्थानीय कार्यकर्ता जो कुछ कहता है तो स्वीकार होता है वो, तो एक विपक्ष के बड़े नेता की बात क्यों नहीं? देखिए कभी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ये होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि विपक्ष का एक ऐसी महत्वपूर्ण जवाबदेही होनी चाहिए कि वो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये बार बार कंफ्यूज होकर बातें करते थे। कभी इनको कोविशील्ड पे शक होता था, कभी कोवैक्सीन पे शक होता था। तो अगर इस तरह की बातें अगर करेंगे, भ्रामक बातें करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि
जो हमारे देश में जो वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके उस दवा को बनाने में, वैक्सीन को बनाने में व्यस्त हैं, उनकी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा था और पूरे 135 करोड़ जनता ये मुद्दा भी छोड़ दीजिए ना राहुल आनंद जी, ये बीत गया, जो बीत गया उसका कुछ नहीं हो सकता, जो आगे का है उसका बताइए। क्या थर्ड वेव पर आपकी नजर है? थर्ड वेव पर आपकी नजर है? थर्ड वेव को कमजोर करने के लिए सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठाया है वो उठाया है युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर, और जो वो चल मैं रत्नाकर जी लूंगी आपसे जवाब। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल्स वगैरह जहां ऑक्सीजन की कमी भी हो रही थी, उस ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया और बेड को, खास करके बेड को रिवाइंड किया गया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसमें सरकार ने काम किया है और कर भी रही है बहुत तेजी से। और तीसरी बात कि जब बीजेपी जब लहर आई थी तो उसमें बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता मदद पहुंचाने को व्यस्त था। कांग्रेस के कोई लोग दिख रहे थे क्या बोलते हैं, इस तरह से व्यस्त हैं और वो सरकार को घेरने में व्यस्त हैं। लेकिन मैं इनका सम्मान तब करता जब संसद चल रहा था मॉनसून के तहत, उस समय वो सवाल करते और बहस करते, वो चर्चा का हिस्सा बनते, तो इसकी खूबसूरती और अच्छी होती जो लोकतंत्र की होती है। लेकिन वो इस जवाबदेही से वो पीछे हटते नजर आए। बिल्कुल। रत्नाकर जी आप ही के पास आ रही है, जवाब दीजिएगा। जी जी जी, देखिए राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि विपक्ष को जिम्मेदार व्यक्ति की तरह निर्वहन करना चाहिए था। देखिए विपक्ष ने जो है हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपने निर्वहन किया है। उसमें आप कहीं पे भी कोई भी आंकड़ा उठा के देखिए, राहुल गांधी जी पहले ये कह रहे थे कि जो दवाएं या जो कोविड के दौरान उपयोग की जाने वाली मेडिकल उपकरण है उस पर जीएसटी को हटाया जाए, क्योंकि इस समय परिस्थिति है लोगों की कि वो उनका इनकम बंद हो गया है और वो टैक्स सरकार को पे नहीं कर पाएंगे। तो इस समय टैक्स की वसूली सरकार न करे, तो सरकार ने पहले तो टैक्स की वसूली भरपूर किया। जब हम लोगों ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया तो सरकार ने फिर टैक्स कम कर दिया मेडिकल उपकरणों पे। पहली बात, सुनवाई हुई लेकिन देर से सुनवाई हुई। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी मुद्दा उठाना चाहिए, मुद्दा हमने उठाया था फ्री वैक्सीन का, आपको याद नहीं होगा, आप देख लीजिएगा फिर से जाके। हमने शुरू से ही डे वन से ही यह मुद्दा उठाया था कि भारत की जनता गरीब जनता है, यह जनता 700-800 रुपया एक वैक्सीन का दे नहीं पाएगी, आप इसको फ्री करिए। आपने बजट में भी प्रोविजन किया है 35-36 करोड़ रुपया फ्री वैक्सीनेशन का, तो आप कर क्यों नहीं रहे हैं? बाद में जब हमने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया नहीं, तो लेकिन रत्नाकर जी आपको, आपने राहुल आनंद जी की बातों को सुना कि आपको लगा कि वो तैयार है कोविड की थर्ड वेव के लिए और उनकी तैयारियां जो चल रही हैं, आप उससे आश्वस्त हैं? क्योंकि विपक्ष का आश्वस्त होना भी बेहद जरूरी है। दोनों ही जो होते हैं पक्ष विपक्ष, जनता के भले के लिए बनते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी इनकी रणनीति से, नीतियों से आश्वस्त नहीं हुई है। अगर आश्वस्त हुई रहती तो आज देश की अर्थव्यवस्था गर्त में नहीं चली जाती। नहीं, जानबूझ के आश्वस्त नहीं होती है या फिर वो आश्वस्त होने योग्य नहीं होती है, ये भी आज क्लियर करिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं विपक्ष है इसलिए बस विरोध है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोई भी रणनीति होती है, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है, वह आम जनता को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, वह पूंजीपतियों के हित में ध्यान में रख के बनाया जाता है। आज भी देखिए ये संपत्ति, सरकारी संपत्तियों को गिरवी रखने का जो काम कर रहे हैं, वो इसको फायदा किसको होगा? आम जनता को होगा क्या वो फायदा? बिल्कुल नहीं होगा। वो फायदा जो है इनके पूंजीपति मित्रों का होगा। किस प्रकार होगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। यही मोदी सरकार इन्हीं पूंजीपति मित्रों का 6.5 लाख करोड़ रुपया लोन माफ करती है। एक तरफ तो लोन माफ करती है 6.5 लाख करोड़, दूसरी तरफ इन्हीं पूंजीपति मित्रों को अपनी सरकारी संपत्तियां गिरवी रख के और पैसे लेती है। तो एक तरफ तो आप देते हैं, एक तरफ तो आप माफ कर देते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी संपत्तियों को उनके यहाँ गिरवी रख देते हैं। जनता को ये दिखाते हैं कि हम 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और हम आपके ऊपर खर्चा करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से यह सरकार जो है यह लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। एक तरफ उनके पैसे माफ कर देती है, दूसरी तरफ अपनी संपत्तियों उन्हीं के यहाँ गिरवी रख देती है। तो ये है इनकी रणनीति, ये पूरी तरह से विफल हो चुकी है। देखिए राहुल आनंद जी, मैं आ रही हूँ रत्नाकर जी, अभी समय है, मैं आपके पास सेकंड फेज में दोबारा आऊंगी। राहुल आनंद जी, जो मुद्दे अभी आ रहे हैं, एक तो किराए का मुद्दा आ रहा है कि आपने जो है सरकारी चीज़ों को आप किराए पर चढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं कमाने के लिए। यूजुअली कभी देश में कोई ऐसी परंपरा चली नहीं है, लेकिन नई परंपरा आप जो है स्थापित कर रहे हैं।
लेकिन अब जो एक बड़ा सवाल आ रहा है, कोविड की थर्ड वेव की ही मुझे चिंता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा, और यकीनन वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी देख रही है कि आगे क्या कुछ करना है, उसकी प्रिपरेशन पर वर्क कर रही है। लेकिन अभी राजनेता जो कर रहे हैं वो कहीं से नहीं लग रहा कि वो थर्ड वेव की चिंता के साथ कर रहे हैं। और यकीनन रत्नाकर जी की बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, क्या सड़कों पर आपने देख रहे, इसमें मैं कांग्रेस को अछूता नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोविड के रूल्स तोड़े हैं। लेकिन मेरा सीधा कहना है कि कोविड के रूल्स चाहे विपक्ष तोड़े चाहे सत्तारूढ़ तोड़े, खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और आप प्रचंड बहुमत की चुनी हुई सरकार हैं, क्या आपकी इस आम जनता के प्रति सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतनी बड़ी तादाद में भीड़ों को इकट्ठा करना, उस दरमियान मास्क नहीं, आधे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मतलब आप ही का नारा जो है आप ही उसे धता बता रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी कार्य को जब किया जाता है और जी। जब मुसीबत आता है तभी आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होता है। और जो मास्क नहीं पहन रहे और जो वैक्सीन ले चुके हैं, जो डबल डोज के भी लोग हमारे पास आ चुके हैं, जो करोड़ों में उनकी संख्या है, और जो इंटेलिजेंस बैठा है वो आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करता है कि आपको ये चीज निकालना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप केसेस देख लेंगे खास करके, तो वो केसेस बहुत कम है। तो इससे ये प्रतीत जरूर होता है कि जिसे 46,000 का आंकड़ा कम होता है क्या राहुल आनंद जी? 46,000 का आंकड़ा कम होता है क्या? रोज वो उनकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी बात कीजिएगा। घरों में आप जाके पूछेंगे कि किस हाँ, तरह से उनको क्या और परिवार वालों किस तरह से दुख हो रहा है, कितना प्रताड़ित है, कितना पीड़ित है। वैक्सीनेशन पे जो राज्य सरकारें हैं वो वैक्सीनेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। आप अगर देखेंगे तो खुद बिहार में नहीं राहुल आनंद जी, एक मिनट में आप एक चीज के लिए रोक रही है आपको। वैक्सीनेशन हो रहा है, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हम और आप और एक्सपर्ट सभी मानते हैं कि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन डबल डोज वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करना है, ये कौन से एक्सपर्ट ने कहा, जरा मुझे बताएंगे? क्योंकि भारत के अंदर डबल डोज लेने वाले लोगों की भी डेथ हुई है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उनकी जो डेथ हुई है वो किस कंडीशन की हुई है, ये भी एक बात होती है। और दूसरी बात कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो हमको आपको सबको तय करना है कि हमें पालन करना है या नहीं करना। सरकार कहती है और आपको भी करना है, खुद ही नहीं करती है। ऐसा थोड़ा होता है कि सरकार कहती है और खुद ही नहीं करती है, ये तो नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल करती है, बिल्कुल कहाँ कर रही है? जरा आशीर्वाद रैली की तस्वीरें जरा देखिएगा, मुझे बता दीजिएगा कहाँ हो रही है। अभी मैं रत्नाकर जी से भी पूछूंगी, इन्होंने भी रैलियां करी हैं, ये भी कहाँ पालन कर रहे थे? आपको बताना चाहूंगा काव्या जी कि जो आपने एक प्रश्न और मुझसे किया, जो मोनेटाइजेशन को लेकर किया था, ठीक है, कि वो दे रही है करके, तो इसके पहले भी हम लोग एक बार चर्चा में बैठे थे, जो बहुत बेहतरीन चर्चा हुआ था हमारे आपके बीच का भी था, जिसमें जो सवाल आपने तीखे पूछे थे उसका मैंने उत्तर भी आपको दिया था। मैंने आपको बताया था कि इसकी आवश्यकता क्यों है, और अगर आपके देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्राइवेटाइजेशन लोगों का काम होता है। हमने जिसको लोन दिया और कांग्रेस ने जिसको लोन दिया वो देश छोड़कर भाग गए और उनको हम प्रत्यार्पण करके वापस मिलाए, जिसमें मेहुल जी भी है और नीरव मोदी भी है और साथ में विजय माल्या पे भी तलवार मेहुल जी, तो हम उनको खींच कर ला रहे हैं। ये हमारी इच्छा। राहुल आनंद जी, अब कम से कम देश को धोखा देने वालों को तो जी मत कहिए। देश की जनता को चपत लगा के जो गए हो उनके आगे जी शोभा थोड़ा देता है। देखिए, देता नहीं है, मैंने एक सम्मान के दृष्टिकोण से बात किया है। क्या किस बात का सम्मान? कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर लिया जिसके लिए उनको सम्मानित किया जाए? काव्या जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। जब पुलिस केस होता है कहीं भी और वहां पे लिखा जाता है श्री, हमारे लिखने की ये साहित्य की शैली है, श्री विजय माल्या ही लिखा जाता है। अच्छा विजय माल्या नहीं लिखा जाता है। अच्छा जी, आप एक बार कानून की प्रति को उठाकर नहीं, कानून की प्रति का ज्ञान मुझे मत दीजिए। कानून की प्रति का ज्ञान मेरे को भी मालूम है। एक अपराधी के पिताजी के नाम के आगे भी श्री लगता है और उसके एफिडेविट पे भी श्री लिखा जाता है उसके नाम के आगे। लेकिन मौखिक, रुक जाइए, मौखिक तौर पर कोई जी नहीं कह देगा ना। मौखिक तौर पर तो कोई जी नहीं कह देगा, वो भी तब जब अपराध शुद्ध हो। देखिए, मेरा एतराज है कि आपने मेहुल चौकसी को जी कह रहे हैं तो मेरा एतराज है। मैंने सीधा कहा आपसे, आप खुद कह रहे हैं कि वो भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, उन्हें देश वापस लाना पड़ा है, तो ऐसे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है। काव्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, बताइए।
अगर उम्र रेस्पेक्ट की बात करेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं अब अपनी अलग बात मुद्दे कर पे रहा हूँ। चले मेरे गए। सामने मेरा कोई एतराज केवल अपराधी जी से बैठा था, हुआ अब है। आप उनको सुनिए, सम्मान दीजिए ना मेरी दीजिए वो बात आपकी सुनिए। मर्जी है। मेरे मेरा काम सामने था कोई आपको याद अपराधी दिलाना कि वो बैठेगा। भगोड़ा है। मेरा काम आपको याद दिलाना था कि मैं केवल जानता भगोड़े को हूँ, आप सम्मान दे रहे हैं। और आपको मैं ये भी याद दिला देता हूँ, मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि मेरी ही सरकार ने उनको पकड़ कर भी लाया है। कोई दूसरी सरकार में ये ताकत नहीं थी। मोदी है तभी मुमकिन है। हाँ ठीक है, मोदी जी है तभी ये मुमकिन है। हाँ। एक रेस्पेक्ट की मैं किसको बात लाया कर है? रहा हूँ। सामने कोई मेरा अपराधी भी बैठा होगा तो हमारे जो किसको संस्कार है, लाया हम है? उसको संबोधन करते हैं, हम उसको तुम नहीं कहते हैं। ये चीज आपको भी स्मरण रखना चाहिए। कावेरी साहब को पूछ लीजिए, जो भगोड़े हैं वो किसको लेके आ गए 7 सालों में। हमारे और विजय माल्या से ठीक है। लेके ये भी चीजें स्पष्ट बात है, ये भी होनी हाँ। चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है राहुल आनंद जी, मैं समझ गई। आपको सम्मान देना, आप सम्मान दे सकते हैं। अगर आपको भगोड़ों को सम्मान देना है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। रत्नाकर, वो आपकी अपनी इच्छा है। रत्नाकर जी, अगर मौद्रीकरण पाइपलाइन की मैं बात करूं, इस मुद्दे पर मेरी और राहुल आनंद जी किससे पहले भी एक बार डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके, चर्चा हो चुकी है। इन्होंने कहा कि बेहद ज़रूरी फैसला है ये सरकार को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए। मेरा इनसे एक ही सवाल था उस दरमियान में कि आज तक भी इनके खुद के पिताजी जो हैं, सामान्य पिताजी जो हैं, वो खुद जो है सरकारी नौकरी में रहे हैं, सरकारी नौकरी उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि ढर्रा बदल चुका है आजकल सरकारी नौकरी करने का तरीका, तौर तरीका बदला है। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये तौर तरीका ही एक ऐसा मैनेजमेंट का कारण बना कि अब इन्हें लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए, या आपको कोई और कारण नजर आता है? देखिए क्या है, मैं उस पर एक सेंटेंस कहूंगा जी। जो सारी जनता समझ जाएगी कि कितना किस तरह की यह परिस्थिति बनी हुई है। जब औलादें जो नाकारा हो जाती हैं, जब औलादें नाकारा हो जाती हैं तो अपनी पुरखों की बनाई हुई संपत्तियों को बेचना शुरू करती है। तो कुछ इसी तरह मोदी सरकार जो है आज कर रही है। इनके पूरी बात कर लेने दीजिएगा। इनके यहाँ पे देखिए सोर्स, आज जीडीपी अर्थव्यवस्था इन्होंने 7 सालों में पूरी तरह से चौपट कर दिया है, -7.3% कर दिया है। बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। महंगाई आज 2 गुनी हो गई है। तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम का कोई जरिया बराबर बना नहीं, क्योंकि इनकी रणनीति जो आर्थिक मुद्दों से आप पे आधारित नीतियां होती है, वो नीतियों पे पूरी तरह से निर्मला सीतारमण जी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इनके पास कोई चारा बचा नहीं है। तो अगर चारा बचा नहीं है तो ये क्या करेंगे? इनके पास बची कुछ जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको ही गिरवी रखेंगे। तो सरकार देखिए सबसे एक आबकारी विभाग से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता है। आज सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है लोगों के पॉकेट से पैसे खा रही है। विगत 7 सालों में मैं आपको बता दूं कि 23 लाख करोड़ जो है सिर्फ एक्साइज टैक्स से या मोदी सरकार लोगों के पॉकेट से इकट्ठा की है। तो वो 23 लाख करोड़ रुपए आपके कहां गए? जरा ये मैं राहुल आनंद जी से पूछना चाहता हूं, जरा ये बता दीजिए। दूसरी तरफ आप जनता के पॉकेट से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, वहीं पे अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा जो है वो माफ करने का काम कर रहे हैं, और सरकारी संपत्तियों को इन पूंजीपति मित्रों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता के हित के बारे में यह सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। यह सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के बारे में सोचती है। हम दो हमारे लोग फेल हो चुकी है। कोई भी मुद्दा, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, आज 8 महीने से ज्यादा हो गया, 600 से ज्यादा किसान जो शहीद हो चुके हैं, आज बॉर्डर पे बैठे हैं। आज उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लास्ट कमेंट लूंगी राहुल आनंद जी से, समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, लास्ट कमेंट लूंगी। राहुल आनंद जी सुन रहे हैं ना आप? एक ही क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट अगर मैं एक ही रत्नाकर जी की स्टेटमेंट ले लूं, उन्होंने कहा जो नाकारी औलाद होती है वो पुरखों की जमा की गई संपत्ति को बेचने का ही काम करती है, और जब भी घर पे कभी आपदा आती है तब चीजों को हमेशा किराए पर रखा जाता है या गिरवी रखा जाता है। ये एक आपदा की स्थिति होती है। तो क्या समझे, आपदा की स्थिति आ चुकी है कि हमारी चीजें जो हैं, हमारी एसेट्स जो हैं वो गिरवी रखी जा रही हैं? जवाब चाहूंगी आपसे। नकारा औलाद की जो बात की रत्नाकर जी ने, तो ये नकारा औलाद 2014 के पहले ही थी। जो ये कार्यक्रम ये जो शुरू हुआ, ये मनमोहन जी के ही सरकार में शुरू हुआ, ठीक है। और उन्होंने सबसे ज्यादा 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। अटल जी ठीक है ठीक है चलिए, समय क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया, समय मेरे पास समाप्त हो गया। दोनों मेहमानों पर बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा अपने आप में बड़ा है, क्योंकि अब स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों को एक पैरामीटर पर रखा जा रहा है।